आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम इस आंदोलन की पृष्ठभूमि, अमेरिका की पुराना इतिहास के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि आपको याद ही होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था और अमेरिका का पता लगने के बाद यूरोप के जो बड़े बड़े लोग थे, यूरोप के जो बड़े बड़े धनवान देश या लोग थे, उन्होंने अमेरिका को बांटना शुरू कर दिया था और कई प्रभावशाली देश जैसे स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों ने अपनी बस्तियां वहाँ बसानी शुरू कर दी थी, अपने उपनिवेश वहाँ स्थापित करने शुरू कर दिए थे। अमेरिका में उपनिवेशों में लगभग 13 उपनिवेश अमेरिका में अंग्रेज़ों ने बसाए थे और उपनिवेशों में रहने वाले अंग्रेज़ स्वतंत्रता प्रेमी थे। वे सभी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना देश छोड़ करके उपनिवेशों में आ बसे थे। लेकिन जब जॉर्ज III जो इंग्लैंड के शासक थे, उन्होंने उपनिवेशों पर अपना निरंकुश शासन लादना चाहा तो स्वतंत्रता प्रेमी जो उपनिवेशवासी थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। आज हम इस वीडियो में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था, उसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके कारणों के लिए बहुत सारी परिस्थितियां जो उस समय इंग्लैंड की थी वो उत्तरदायी थीं और उनके कारण ही वहाँ पर ये एक बड़ा आंदोलन फैला था। अमेरिका इस आंदोलन के बाद में पहला ऐसा देश बना जिसने वंशानुगत राजतंत्र को ख़त्म करके और डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की स्थापना कर दी थी। अमेरिकी उपनिवेशों और इंग्लैंड के बीच ये संघर्ष अनिवार्य था, इनेविटेबल था। इसके पीछे कारण ये था कि उनके जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन में काफ़ी फ़र्क था और अधिक दिनों तक उनके बीच में अच्छे संबंध नहीं रह सकते थे। तो इन कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो उपनिवेशवासी थे और अंग्रेज़ थे, जो इंग्लैंड के लोग थे, उनके धार्मिक दृष्टिकोण में भिन्नता इस आंदोलन का एक कारण थी। इंग्लैंड के जो अधिकांश निवासी थे जो इंग्लैंड में रह रहे थे, वो एंग्लिकन चर्च को मानते थे और उसकी तरफ उसका झुकाव था। उसमें बिशप और धर्म का जो प्रभाव था, उसके प्रति उनका विश्वास था। जबकि उपनिवेशों में रहने वाले लोग प्यूरिटन मत को मानने वाले लोग थे। वे इंग्लैंड में चल रहे एंग्लिकन धर्म या मत के विरोधी थे, उसे घृणा करते थे और उसके प्रति उनका कोई विश्वास नहीं था। इसलिए वो बिशप व्यवस्था के और धर्म के दोनों का जो प्रभाव था इंग्लैंड में, उसके विरोधी थे। तो इस धार्मिक भिन्नता के कारण जो उपनिवेशों में रहने वाले लोग थे, वो इंग्लैंड के साथ में किसी तरह का भी संबंध नहीं रखना चाहते थे। इसी तरह से जो सामाजिक ढांचा है, उसमें भी काफ़ी भिन्नता हमें देखने को मिलती है। इंग्लैंड का जो समाज था, वहाँ सामंती व्यवस्था चल रही थी, जबकि अमेरिका का जो नवीन समाज था, उसमें जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इंग्लैंड का समाज रूढ़िवादी था, कृत्रिम था, जबकि अमेरिका का समाज मौलिक और आदर्शवादी था। तो इस तरह हम देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि रूढ़िवादी व्यवस्था और प्रगतिशील समाज में कभी समन्वय नहीं हो सकता है। अंग्रेज़ों की राजनीति पर धनिकों का, पैसे वालों का बहुत प्रभाव था। अंग्रेजी राजनीति में गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं था। अमेरिका के समाज में गरीब, अमीर की कोई भावना नहीं थी। तो इस तरह से ये बदलाव भी परिवेश भी उनका दोनों का अलग अलग था। जो उपनिवेशों में जो इंग्लैंड से लोग आए थे और वहाँ रह रहे थे,
वो अपने साथ में अपनी मान्यताएं लाए थे, अपने संस्कार लाए थे, और वहाँ प्रचलित जो संस्थाएं थी उनकी जानकारी उन्हें थी कि किस तरह की प्रशासनिक संस्थाएं इंग्लैंड में चल रही हैं। इसलिए उपनिवेशों की जो शासन प्रणाली थी वो उनको असंतोषजनक लगती थी। कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका में निरंतर संघर्ष हो रहा था। उपनिवेश का जो गवर्नर था वो इंग्लैंड के राजा के द्वारा नियुक्त होता था और गवर्नर को विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। वह व्यवस्थापिका सभा भी गवर्नर के वेतन को रोक करके उस पर नियंत्रण रख सकती थी। तो उपनिवेशवादी जो व्यवस्थापिका सभा थी उसको सर्वशक्तिशाली संस्था मानते थे उपनिवेशवासी, वो मानते थे। लेकिन ब्रिटेन की सरकार उसे अधीनस्थ या अपनी स्थानीय संस्था ही मानती थी। तो ये एक मूल फर्क हो गया कि जो यहाँ की व्यवस्थापिका सभा थी, जो अमेरिका में काम कर रही थी, उसको वहाँ के लोग तो पूरी तरह से अपना वो सब शक्तिमान मानते थे, लेकिन वो इंग्लैंड उसको अपनी अधीनस्थ संस्था ही मानती थी। इस तरह से दोनों में परस्पर संघर्ष था इस बात को लेकर के। उपनिवेशवासियों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। ब्रिटिश शासकों का विचार था कि जो उपनिवेशवासी हैं, जो उपनिवेशों में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, अपने गुलाम देशों में रहते हैं, उनमें शासन करने की योग्यता नहीं है। इसलिए वो बड़े बड़े जो भी प्रशासनिक पद थे उस पर इंग्लैंड से ही लोगों को नियुक्त किया जाता था, वहाँ के अंग्रेज़ों को नियुक्त करते थे। तो अंग्रेज़ों की जो ये नीति थी, या ब्रिटेन की जो ये नीति थी अमेरिका के लिए, इससे भी उपनिवेशों में रहने वाले लोग असंतुष्ट थे। इसी तरह से उन दोनों के जो जाति थी वो दोनों की एक जैसी थी। जैसे संस्कार, जैसा सोच, जैसा विचार, जैसा परिवेश इंग्लैंड के अंग्रेज़ों को मिला था, वही परिवेश कॉलोनीज़ में या उपनिवेशों में रहने वाले अंग्रेज़ों को मिला था। वो दोनों एक ही प्रजाति के थे, अतः दोनों में एक तरह का ही खून था। वे भी अंग्रेज़ों की तरह ही स्वतंत्रता और स्वराज्य के पुजारी थे और गुलामी में नहीं रह सकते थे। अपनी ही जाति के लोगों द्वारा शासित होना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसी परिस्थितियां थीं कि इस तरह से बड़े धार्मिक, सामाजिक, शासन व्यवस्था हो, जाति व्यवस्था हो, ये सारी ही अंग्रेज़ों के साथ में उनकी भिन्नता हमें देखने को मिलती है। इंग्लैंड के जो सताए हुए कैथोलिक लोग थे या जो प्रोटेस्टेंट थे, वे लोग ही उपनिवेशों में जाकर बसे थे। वे वहाँ स्वतंत्रता की सांस लेना चाहते थे, वो स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे, उनके प्रभाव से वो पूर्णतः मुक्त रहना चाहते थे। किंतु जब इंग्लैंड की सरकार ने उपनिवेशों को भी अत्याचार और अन्याय का अखाड़ा बना दिया तो वो विद्रोह करने के लिए उग्र हो उठे। अमेरिका की जो भौगोलिक स्थिति थी उसके कारण भी इंग्लैंड की सरकार उपनिवेशों के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी, क्योंकि इंग्लैंड से बहुत दूरी थी, यातायात के साधनों का अभाव था। तो इसके कारण इंग्लैंड की सरकार उपनिवेशों पर नियंत्रण रखने में इतनी समर्थ नहीं थी। इसलिए उपनिवेश के जो लोग थे, रहने वाले थे, उन्होंने शासन संबंधी समस्याओं का समाधान खुद ने ही खोज निकाला और उनमें स्वशासन की भावना जगने लगी। अर्थात वो अब इंग्लैंड के प्रभाव से मुक्त होना चाहते थे। इंग्लैंड की जो प्रजातांत्रिक परंपरा थी वो उपनिवेशवासी उत्तरदायी शासन के गुणों का उपयोग, उस परंपरा का ये लोग अपने यहाँ उपयोग करना चाहते थे। इसके साथ ही कई सारे बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने, जो हमेशा एक जन क्रांति का नेतृत्व करते हैं, उसे निर्देशन देते हैं, उसके लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। तो उपनिवेशवासियों को जो संघर्ष का नारा था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, वो अंग्रेज़ों से ही मिला था। भले जॉन लॉक, रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ये ऐसे दार्शनिक थे जिनका प्रभाव उपनिवेशवासियों पर पड़ा था। टॉमस पेन, जेम्स ऑरिस, ये ऐसे लेखक थे जिन्होंने राजा के दैवी अधिकार के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तो ये बड़ी बात थी कि इस तरह की राजा कोई दैवी अधिकारों से उसमें समाये हुए नहीं हैं। तो इससे भी लोगों में एक चेतना जागी। इसके साथ साथ आर्थिक पक्ष
बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से इस तरह के संघर्ष होते हैं। उपनिवेशों के जो वाणिज्य व्यवसाय पर प्रतिबंध जो इंग्लैंड ने लगाए थे, वो इसलिए लगाए थे क्योंकि वे इंग्लैंड के साथ में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता नहीं कर सकते थे और न ही इंग्लैंड के शत्रु देशों के साथ कोई व्यापारिक संबंध वो कायम कर सकते थे। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने इस तरह के व्यापारिक प्रतिबंध उपनिवेशों पर लगाए थे। वस्तुओं के आयात निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था। इंग्लैंड और उपनिवेशों के बीच तथा उपनिवेशों और अन्य यूरोपीय देशों के बीच वस्तुओं का आयात निर्यात ब्रिटिश जहाज़ों के द्वारा ही होता था। कुछ व्यापार संबंधी कानून भी बनाए हुए थे, जैसे कुछ वस्तुएं हैं जैसे कपास, चीनी, तंबाकू केवल इंग्लैंड ही भेजी जा सकती थीं। वस्तुओं के उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ था। उपनिवेशवासी लोहा, सूती कपड़े जैसे जो आवश्यक वस्तुओं का उद्योग अपने यहाँ अलग नहीं कर सकते थे, अर्थात यहाँ पर वो अलग से औद्योगिक इकाई नहीं लगा सकते थे इन क्षेत्रों में। तो औद्योगिक और व्यापारिक जो प्रतिबंध लगाए थे उपनिवेश के लोगों के ऊपर, कॉलोनीज में, अमेरिका में रहने वाले लोगों के ऊपर, तो ये इसके कारण जो उपनिवेशों की जो उन्नति प्रगति होने वाली थी, भले व्यापार में हो चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, वो नहीं हो रही थी। इससे उपनिवेशों के जो लोग थे वो काफ़ी असंतुष्ट थे, नाराज़ थे और वो इस परतंत्रता की जो जंजीरें थीं उनको तोड़ करके वो स्वतंत्र होना चाहते थे। इस दौरान जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि इंग्लैंड का फ्रांस के साथ में एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। 7 वर्षीय युद्ध अब वो खत्म हो चुका था। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप उपनिवेशों के जो लोग थे, अमेरिकी उपनिवेशों के लोग थे, उनमें एक आत्मविश्वास की भावना जगी थी, क्योंकि उपनिवेशों के लोग भी सैनिकों के रूप में अंग्रेज सैनिकों के साथ मिलकर के फ्रांस का मुकाबला युद्ध में किया था और उनके सहयोग से फ्रांस पराजित हुआ था। हालांकि युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। अमेरिका को इससे आर्थिक नुकसान भी हुआ, आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, दयनीय हालात हो गए थे। लेकिन अब इस युद्ध के परिणाम स्वरूप उपनिवेशवासियों को ये विश्वास हो गया कि वे अंग्रेज़ों से भी अच्छा लड़ सकते हैं, अच्छा संघर्ष कर सकते हैं और उनके बलबूते एक युद्ध जीता जा सकता है, ऐसा होने लगा। आर्थिक स्थितियों में सुधार और शिक्षा के विकास के कारण उपनिवेशों में मध्यम वर्ग का जन्म हो गया था, जो राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगा। ये नवीन वर्ग, तो ये वर्ग था। इस वर्ग के लोगों ने स्वतंत्रता के इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला और जैसा कि इतिहास में हमेशा हम पढ़ते रहे हैं कि भले ही किसी भी महत्वपूर्ण घटना के लिए बहुत सारे सहायक कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ तात्कालिक कारण होते हैं जिनसे कि वो असंतोष प्रस्फुटित होकर के एक चिंगारी बन करके और सामने उभरता है। तो वो चिंगारी का काम या तात्कालिक जो कारण थे इस संघर्ष के पीछे, वो कुछ आर्थिक सुधार थे जो अब इंग्लैंड में किए गए थे कॉलोनीज पर लागू करने के लिए या अमेरिका पर लागू करने के लिए। वो मुख्य रूप से आर्थिक सुधार थे, क्योंकि फ्रांस के साथ में हुए सप्तवर्षीय संघर्ष के बाद में आर्थिक स्थिति इंग्लैंड की बहुत ही दयनीय हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में उनको अब आर्थिक सुधार करने ही पड़ते। तो अमेरिका के इस स्वतंत्रता संग्राम का जो तात्कालिक कारण था, वो कुछ ऐसे आपत्तिजनक कार्य थे जो ग्रेनविल के समय हुए थे। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद में जैसे आर्थिक संकट जो पैदा हो गया था, इससे मैच करने के लिए, इस कमी को पूर्ति करने के लिए ये सुधार किए गए थे। किसान और मजदूर अपनी सीमा से बाहर जाकर के बाहर की भूमि को आबाद करना चाहते थे, लेकिन ग्रेनविल ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और अन्य सुधारों का प्रयास उसने किया। ग्रेनविल ने नेविगेशन एक्ट कड़ाई से लागू कर दिया। चोर बाजारी संबंधी मामलों की जांच के लिए भी एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना कर दी गई। 1733 में मोलासिस एक्ट बना, जिससे ऐसा कानून बनाया गया कि कोई भी सामान जैसे शुगर, चीनी है, रम है, मोलासिस हैं, ये अगर इंपोर्ट किए जाते हैं किसी भी अब्रितानी उपनिवेश से,
अमेरिका कॉलोनीज़ में, तो उस पर टैक्स लगेगा। तो अमेरिकन कॉलोनीज़ में कोई भी सामान अगर ब्रिटेन या ब्रिटिश के उपनिवेश के अन्य देशों से मंगाया जाता है, उस पर टैक्स लगेगा। ग्रैनविल ने इस चुंगी की वसूली में सख्ती दिखलाई। बंदरगाहों पर अंग्रेज अधिकारी नियुक्त कर दिए गए और टैक्स नहीं देने वालों के घर की तलाशी ली जाती थी, उनसे वो वसूला जाता था। 1765 में स्टैंप एक्ट बनाया गया। अब अखबार, कानूनी कागज़, बंधक संबंधी दस्तावेज, इश्तहार, विज्ञापन आदि पर सरकारी टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया गया। और इस कानून के कारण उपनिवेशों के जो प्रकाशक थे या विज्ञापन इश्तहार निकालने वाले थे, वकील, व्यापारी आदि जो वर्ग था, जो इन डॉक्यूमेंट्स को काम में लेता था, उन सबको काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान होने लगा, क्योंकि उन्हें स्टैंप, हर डॉक्यूमेंट पे उन्हें स्टैंप्स लगाने होते थे। तो इस स्टैंप एक्ट की वजह से उन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उपनिवेश वासियों के विरोध के कारण 1766 में स्टैंप एक्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार को उपनिवेशों पर कर लगाने का अधिकार है। तो इस तरह से बार बार इस तरह के जो प्रयास किए गए, तो और इसके विरुद्ध वहाँ पर एक स्लोगन दे दिया गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अर्थात हमारी सरकार में सहभागिता हमारा होगा तभी हम टैक्स देंगे। तो इस तरह से एक खुली बगावत इंग्लैंड के विरुद्ध उपनिवेशवासियों ने शुरू कर दी थी, और इसी बगावत को हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से पहचानते हैं। अगले वीडियो में हम इसके प्रभाव व परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।